नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो आज रविवार है, तो रविवार स्पेशल का, रविवार विशेष का दिन है। तो आज बात करेंगे, आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे क्रोनी कैपिटलिस्ट की। तो भारत का पहला क्रोनी कैपिटलिस्ट कौन था? आपने भी पढ़ा होगा, शायद भूल गए होंगे या कुछ लोगों को याद भी होगा। नाम बता देता हूँ, बाकी चीज़ें फिर बताता हूँ। जयंती धर्म तेजा। धर्म तेजा कांड की चर्चा आपने ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसके बारे में उसका पूरा किस्सा बताएंगे आज कि कैसे वो कैपिटलिस्ट बना, कैसे वो पूंजीपति बना, उद्योगपति बना, किसके जरिए बना, सरकार कौन सी थी, किसने मदद की, किस स्तर पर मदद हुई उसकी, ये सब बातें बताएंगे। पहले थोड़ा सा धर्म तेजा का बैकग्राउंड बताना जरूरी है। धर्म तेजा का परिवार जो है वो ब्रह्म समाजी परिवार था। धर्म तेजा के पिता जयंती वेंकट नारायण तेजा ने ब्रह्म समाज की इकाइयाँ पूरे देश में स्थापित की। चटगांव से, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब की बात कर रहा हूँ, अब बांग्लादेश में है चटगांव, वहाँ से नैनीताल तक। इसके अलावा उन्होंने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की इकाइयाँ बनाई। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, स्पष्ट है। और धर्म तेजा ने जो लिखा है, बताया है इंटरव्यूज़ में, उसकी बात माने तो बहरामपुर में उसके घर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी आ चुके थे। कि पिता चूँकि कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जाहिर है कि ये सब लोग आए तो जवाहरलाल नेहरू भी आए, तो उनके पिता से जवाहरलाल नेहरू की जान पहचान थी, दोस्ती थी कि नहीं, पता नहीं। धर्म तेजा के बारे में कहते हैं कि वो गिफ्टेड मैथमेटिशियन था। पढ़ाई के लिए जो है वो लंदन चला गया। लंदन में उसकी मुलाकात कृष्ण मेनन से हो गई। करेला नींव चढ़ा। यहाँ से जो है राजनीति के बारे में, राजनीति के करीब के लोगों के बारे में उसका थोड़ा चस्का बढ़ा, लेकिन वो कुछ ही समय रहा लंदन में। लंदन से अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने का कारण उसका ये था कि उसको वहाँ बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई के लिए फेलोशिप मिल गई, तो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद उसने न्यूक्लियर फिज़िक्स की पढ़ाई शुरू कर दी, उसकी पढ़ाई शुरू की। और वो पढ़ाई पूरी करने के बाद देखिए, किस्मत आदमी को कहीं किसी से ऐसे से मिला देती है जहाँ से उसकी किस्मत चमकने लगती है। तो धर्म तेजा के साथ भी यही हुआ। एनरिको फर्मी अमेरिका के उस समय के बड़े उद्योगपति थे, वो उसकी मुलाकात उनसे हुई, दोनों की दोस्ती हो गई और उन्होंने उसको धर्म तेजा को अपने साथ ले लिया। वहाँ से धर्म तेजा मिस्टिक टेप नाम की एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। और उसका दिमाग ऐसा था, व्यापार में भी चलता था, पढ़ाई में, एकेडमिक्स में भी चलता था और तमाम चीज़ों में चलता था। उसने उस कंपनी का मुनाफा 3 गुना कर दिया। बहुत पैसा कमाया उसने भी। ये कंपनी जो है मैग्नेटिक टेप बनाती थी, उस समय उसकी बहुत डिमांड थी, इस वजह से भी उसको फ़ायदा मिला। अब आप देखिए धर्म तेजा के जीवन में परिवर्तन कितनी तेज़ी से हो रहे हैं। उसके बाद उसने जब इस कंपनी का मुनाफा तिगुना कर दिया, पैसा कमा लिया बहुत, तो कंपनी छोड़ा उसने। उसके बाद उसने पूरे यूएस में लैब्स की स्थापना कर दी। रिसर्च लैब्स जो है वो या तो बना ली या ख़रीद ली। और उसके बाद अपने से उम्र में बड़ी और बहुत ही अमीर महिला बेट्सी से उसने शादी कर ली। और पैसे जो कमाए इस लैब से, फिर पहले उस कंपनी से, उससे उसने अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे मैंशन और दूसरी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली। और ये सब करने के बाद अचानक उसके मन में देश प्रेम जागा और वो पहुंच गया भारत। भारत पहुंचा तो वो सीधे एयरपोर्ट से ही सीधे तीन मूर्ति भवन गया। नेहरू जी से उसकी पहले से पहचान थी, मैंने जैसे शुरू में बताया। और जब वहाँ पहुँचा तो उसने नेहरू जी के सामने इच्छा जाहिर की कि यहाँ वो कुछ उद्योग लगाना चाहता है। नेहरू जी ने उसको 2 ऑप्शन दिए, या तो स्टील के क्षेत्र में काम करो या शिपिंग में, दोनों में भारत को ज़रूरत है। उसने उनको एक 3 पेज का नोट बना कर दिया। उसके बाद वो फिर यूरोप चला गया, फिर लौट कर आया। उसने एक कंपनी बनाई, धर्म तेजा शिपिंग कंपनी। और कितनी सीड मनी से शुरू हुई कंपनी?
200 पाउंड। आपको पता ही होगा कि ये इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड। 200 पाउंड से जो भी एक्सचेंज रेट रहा हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी पूंजी से कंपनी स्थापित हुई। ये सीड मनी थी कंपनी की। अब देश का प्रधानमंत्री जिसकी मदद कर रहा हो, उसको कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से? तो पहला क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है धर्म तेजा बना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मदद से। नेहरू जी ने शिपिंग मिनिस्ट्री से कहा कि अरे भाई, उसको थोड़ा तो कुछ दे दो। एग्जैक्ट वर्ड हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री में उस समय जो सचिव थे वो ईमानदार आदमी थे। उन्होंने सारा प्रपोजल देखा, सब कुछ देखा, तो उनको समझ में आ गया कि ये आगे चल के बड़ा घोटाला बनने वाला है। तो उन्होंने उस पर एतराज़ जाहिर कर दिया, उनको ओवर रूल कर दिया गया। फिर शिपिंग डेवलपमेंट फंड से धर्म तेजा को 20 करोड़ पाउंड दे दिया गया। अब 20 करोड़ पाउंड आज भी बड़ी रकम है, और 1961 में तो बहुत बड़ी रकम थी। धर्म तेजा की कंपनी चल पड़ी। उसने 5 साल में, अगले 5 साल में 26 जहाज खरीदे, पानी के जहाज, ट्रांसपोर्ट के लिए। उसने 26 जहाज खरीदे, और भारत का कुल जो शिपिंग का टनेज था उसका 40% बिजनेस धर्म तेजा की कंपनी के पास आ गया। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा प्लेयर बन गया। दुनिया भर में उसने, यूरोप में, जापान में, अमेरिका में अपने दफ्तर खोल लिए। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसको लगा कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा। नेहरू जी के आसपास जो लोग हैं उनको जोड़ना शुरू किया। और इस बीच एक और काम किया था। इस बीच में जब मैंने कहा कि यूरोप चला गया कुछ समय के लिए, तो वो रोम गया। रोम में उसकी पत्नी को अब बड़ी रहस्यमय बीमारी हुई, कुछ नर्वस सिस्टम की, ऐसा बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। उसके भी बड़े किस्से कहानियाँ हैं कि कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या हुआ, लेकिन ये कोई जानता नहीं कि क्या हुआ। पर ये सच्चाई है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई। लेकिन उसने ज़्यादा दिन जो है इसका शोक नहीं मनाया और दूसरी शादी कर ली। इस बार तेजा ने एक सिखणी से शादी की, और उसका नाम था रंजीत कौर। बहुत खूबसूरत महिला थी, प्रेजेंटेबल, बोलने चालने में बहुत अच्छी। पढ़ाई लिखाई कितनी थी इसके बारे में कोई जानकारी मुझे मिली नहीं, कोशिश की। और वो एक तरह से धर्म तेजा का मैस्कॉट बन गई। वो जहाँ जाता था, जिससे मिलने जाता था, रंजीत कौर उसके साथ जाती थी। बहुत से उसके बिजनेस मामलों में, नेगोशिएशंस में, डील में उसकी प्रमुख भूमिका होती थी, बातचीत में। तो जब ये उसकी शिपिंग कंपनी शुरू हो गई तो उसने अपना जाल फैलाना शुरू किया। तो उसने वीके कृष्ण मेनन, जो नेहरू जी के सबसे खास दोस्त थे, बड़े करीबी, बड़े विश्वास पात्र थे, उनको शीशे में उतारा। फिर सोवियत संघ में जो भारत के राजदूत थे, टीएन कॉल, नेहरू जी के रिश्तेदार थे, उनसे दोस्ती गांठी। आरके नेहरू से संबंध बढ़ाए। और इतना ही नहीं, बीएम कॉल, एक दूसरे रिश्तेदार नेहरू जी के, उनको जापान में अपनी कंपनी का एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। तो आप देखिए, नेहरू जी के आसपास उसने घेरा कसना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद नेहरू जी का एक पीए इस्तीफा देकर भारत सरकार से और उसकी कंपनी में अधिकारी बन गया। लेकिन इतने से भी लगा धर्म तेजा को कि बात नहीं बनेगी, और ज़्यादा ज़रूरत है। तो विजय लक्ष्मी पंडित के दामाद को अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना लिया, इन्वेस्टमेंट करा लिया। तो अब आप समझिए, प्रधानमंत्री की बहन का दामाद जिस कंपनी में का शेयर होल्डर हो, मालिकों में हो, उस कंपनी को भारत सरकार का कौन सा अधिकारी रोक सकता है? उसके काम कैसे रोक सकते हैं? तो जाहिर है कि नहीं रुक रहे थे। लेकिन हर रात की सुबह होती है तो हर सुबह की रात भी होती है। तो धर्म तेजा की किस्मत की सुबह हुई तो फिर शाम और रात भी आई। हुआ ये कि 1964 में नेहरू जी का देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी को अंदाज़ा था कि ये सब क्या हो रहा है। और उसके अलावा भारत की ब्यूरोक्रेसी की एक खासियत है, वो जो सरकार होती है वो लहर के साथ, धारा के साथ बहते तो हैं, लेकिन एक उसमें सेक्शन ऐसा भी होता है जो उस धारा के विपरीत जाकर कुछ करता रहता है।
तो धर्म तेजा की फाइल भी तैयार हो रही थी साथ साथ में। भले ही उसका इतना रसूख था, इतनी पहुंच थी, उसका काम नहीं रुक रहा था। वो जो चाहता था, एम मथाई ने अपनी किताब में लिखा है, जो नेहरू जी के पीए थे, कि धर्म तेजा जो भी चाहता था नेहरू जी से करवा लेता था। लेकिन अब नेहरू जी तो रहे नहीं, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए। तो उनको मालूम था कि ये सब हो रहा है, जो वो गड़बड़ है, घोटाला है। उन्होंने धर्म तेजा को मिलने के लिए बुलवाया। वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। शास्त्री जी ने डांट दिया पहले, कहा कि समय आपके लिए मिला था, आपकी पत्नी के लिए नहीं, फिर आइएगा। और ये बात हुई। उसके बाद से जांच का पहिया जो है, या कहें जांच की फाइल शुरू हो गई। उन्होंने शुरुआती जांच के आदेश दे दिए। अब देखिए, शास्त्री जी का दुर्भाग्य, इस देश का और बड़ा दुर्भाग्य, और धर्म तेजा का भाग्य। ताशकंद में शास्त्री जी का देहांत हो गया। रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ। आज तक पता नहीं चला कि उनकी मौत स्वाभाविक थी या कुछ और कारण थे। उनकी मौत के बाद जो है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। धर्म तेजा आया और उसने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। पहले से जानता था, दोनों बच्चों से मुलाकात की। उसकी विशेष कृपा रहती थी संजय गांधी पर। संजय गांधी का गाड़ियों के प्रति प्रेम देखकर वो बार बार कहता रहता था कि इनको जो है रॉल्स रॉयस में अप्रेंटिसशिप दिला देंगे, थोड़ी पढ़ाई कर लेने दीजिए। तो सपने उनको जो है कि ये एक दिन जो है सबसे बड़ी कार कंपनी का मालिक बनेगा, भविष्य इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। किसी माँ बाप को अपने बच्चे की प्रशंसा खराब नहीं लगती। तो जाहिर है कि इंदिरा जी को भी नहीं लगी होगी। उसका संबंध, उसका काम फिर से चलने लगा। लेकिन 1966 आते आते धर्म तेजा की किस्मत ने फिर पलटा खाया। उस पर आरोप लगना शुरू हुए। और ये बता दें कि 1963 में 3 नेता बाई इलेक्शन में जीतकर लोकसभा पहुंचे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उसके अलावा मीनू मसानी और आचार्य कृपलानी। ये तीनों ही तेज तर्रार, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन। इनकी पार्टी के सदस्य कितने थे इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन इनका प्रभाव, इनकी बात, इनकी विश्वसनीयता, इनकी साख इतनी थी कि इनकी बात जो है देश भर में सुनी जाती थी, कुछ मानी भी जाती थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत होता था। अगर वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा उठा रहे हैं, तो उसका असर तो होता था। तो 1966 में जब घेरा कसने लगा उसके आसपास, तो धर्म तेजा देश से भाग गया। उसको समझ में आ गया कि अब बच नहीं पाएंगे, और भाग गया। और भाग कर गया कोस्टा रिका। कोस्टा रिका का जो डिक्टेटर था, उससे उसकी पहले से दोस्ती थी। उसने शरण दे दी। तो डिक्टेटर का नाम था डॉन पेपे, उपनाम था। वैसे उसका नाम था जॉन फेगरस। उसने मदद दी। कोस्टा रिका के सुप्रीम कोर्ट ने मदद दी और उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं होने दिया, उसको भारत नहीं आने दिया। तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। कुछ समय तक वो वहाँ रहा। उसके बाद जो है उसकी हिम्मत बढ़ी, तो वो कोस्टा रिका से बाहर निकल गया। उसको लगा कि अब खतरा टल गया है। लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसको स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो है एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई शुरू हो गई। लंबी कानूनी लड़ाई चली। उसमें उसने बहुत सी बातें बताईं। अब वो कितनी सच थी, कितनी झूठ थी, किसी को मालूम नहीं। लेकिन उसने कहा कि मुझे अमेरिका में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया जाने वाला था। ये नेहरू जी के समय की बात कर रहा था। और उसके अलावा उसने दावा किया कि जापान से सुरक्षा समझौता कराया, फ्रांस के राष्ट्रपति से नेहरू जी की मुलाकात कराई। इसके अलावा रूस से संबंध ठीक कराने में उसकी भूमिका थी। इस तरह के तमाम दावे उसने किए। और एक खबर और छपी, वो पहले लंदन में छपी, उसके बाद भारत के अखबारों में छपी। उस समय केंद्रीय मंत्री उमाशंकर दीक्षित और वाणिज्य मंत्री थे मनु भाई। दोनों लंदन गए थे, सरकारी काम से गए थे। वहाँ धर्म तेजा से मिले और धर्म तेजा से नेशनल हेराल्ड के लिए 10 लाख का चंदा मांगा। अब कांग्रेस ने जाहिर है इससे इनकार किया, और ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन ये खबर उस समय छपी थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार वो भारत आया। तो 1966 में इंदिरा गांधी को
धर्म तेजा के खिलाफ जांच का आदेश देना पड़ा। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री थी, नहीं भी देती, क्यों देना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी? तो 2-3 कारण थे उसके। पहला, डॉक्टर लोहिया को आप जानते हैं, बोलने में कोई जो है कोताही करते नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने संसद में सीधे आरोप लगाया कि धर्म तेजा ने इंदिरा जी को मिंग कोट प्रेजेंट किया था, उपहार में दिया था। मिंग कोट बहुत महंगा कोट होता है। तो ये इस बात से इंदिरा गांधी ने इनकार किया, लेकिन इसकी चर्चा देश भर में होने लगी। धर्म तेजा को कैसे पैसा मिला ये सब सामने आने लगा, कैसे उसका एम्पायर बढ़ा ये सामने आने लगा, नेहरू परिवार के कितने लोग उसके करीब थे, साथ थे, ये सब सामने आने लगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो क्लिंचिंग इशू बना, जिसकी वजह से इंदिरा जी को जांच का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो एक तथ्य था। और वो ये था कि शास्त्री जी की ताशकंद में जिस दिन मौत हुई, उस समय ताशकंद में धर्म तेजा भी मौजूद था और उससे पहले वो उसको डांट चुके थे, धमका चुके थे, ये सबको पता था। और वो मानते थे कि ये सब उसने जो एम्पायर खड़ा किया है, ये घपले घोटाले के साथ खड़ा किया है। तो उसको इग्नोर करना इंदिरा गांधी के लिए संभव नहीं था। तो जांच का आदेश देना पड़ा, फिर कोर्ट आई बीच में, फिर सीबीआई जांच हुई और आखिरकार 1972 में धर्म तेजा को 3 साल की सज़ा हो गई। 75 में सज़ा पूरी हो गई, लेकिन उस पर इनकम टैक्स का बकाया था। उस समय के हिसाब से लगभग 4.5 करोड़ इनकम टैक्स का और 1 करोड़ के करीब जो था वो वेल्थ टैक्स का। तो सरकार के नियम के मुताबिक, भारत सरकार के कानून के मुताबिक, ऐसे व्यक्ति को, इतने बड़े डिफ़ॉल्टर को, और ये भी बता दें कि ऐसे डिफ़ॉल्टर को पासपोर्ट नहीं मिल सकता। धर्म तेजा को पासपोर्ट अगर मिल सकता था तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय या केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय की विशेष अनुमति से, लेकिन उसको पासपोर्ट में, मतलब वो विदेश गया, यहाँ से भाग कर गया, कहें जुलाई 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। संसद में बड़ा हंगामा हुआ कि भगा दिया धर्म तेजा को। अब इसकी जांच पड़ताल हुई। मोरारजी ने बयान दिया कि वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उससे जितना वसूलना था हमने सब वसूल लिया है। उसको जब सज़ा हुई तो उसकी कंपनी जो थी, धर्म तेजा शिपिंग कंपनी, उसका अधिग्रहण कर लिया था, उसको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में उसका मर्जर करा दिया गया था। तो मोरारजी ने कहा कि उससे जितना वसूलना था हमको उससे ज़्यादा वसूल चुके हैं, तो इसलिए वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इनकम टैक्स कहाँ मानता है? इनकम टैक्स अपने मंत्री की भी नहीं सुनता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले एक बार अगर उन्होंने रेज कर दिया डिमांड, तो उसको फिर अदालत से ही रोका जा सकता है और किसी के लिए रोकना मुश्किल है। भारत में जब मुकदमा चला तो उसको 7 मामलों में दोषी पाया गया, लेकिन उसके खिलाफ जो क्लिंचिंग एविडेंस बना वो मित्सुबिशी, जो जापान की कंपनी है, उसके वाइस प्रेसिडेंट की गवाही से, जिन्होंने 2 शिपिंग वेसल्स लेने के लिए उससे $2,20,000 दिए थे, जिसको उसने वापस नहीं किया। उसके सारे प्रमाण थे, कागजात थे। तो मैंने बताया जुलाई में वो भाग गया देश से, और यहाँ ये सब हुआ। मोरारजी ने क्या कहा और किसने क्या कहा, ये सब हुआ। 1980 में फिर जो है कांग्रेस की सरकार आ गई। उसने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कि उसके खिलाफ जो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स का मामला है उसे ख़त्म कर दिया जाए। उसको सूचना मिली 1981 में। अब ये काम जो है कैबिनेट से हो सकता था, कैबिनेट प्रस्ताव पास करके उस मामले को ख़त्म कर सकते। तो उसको पता चला कि कैबिनेट में इस तरह का प्रस्ताव आने वाला है, तो उसको भरोसा हो गया कि अब मेरे खिलाफ कुछ होगा नहीं। धर्म तेजा 1983 में भारत लौट कर आया, और आने के बाद उसको कोई चिंता नहीं थी। उसने इंटरव्यू दिए, अखबार वालों से, मीडिया से, मैगज़ीन के लोगों से बातचीत की, और साफ साफ कहा कि कोई इनकम टैक्स ड्यूज़ बनता ही नहीं, क्योंकि मैं तो NRI था। मैंने जो पैसा मैंने कमाया
वो बाहर कमाया, तो इसलिए यहाँ कोई टैक्स का मेरे ऊपर कोई सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि उसके खिलाफ अब कुछ नहीं होने वाला है। और उस समय तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक उस पर जो बकाया था वो 13 करोड़ से ऊपर का हो चुका था। ये 1983 की बात है। वो लौट कर आया तो सब एन.टी. रामाराव मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनसे मिला। इंदिरा गांधी के बारे में पूछा गया तो बिना उसने किसी लाग लपेट के कहा कि वो पुरानी बातों को, पुरानी जो खटास है उसको याद नहीं रखना चाहता, कि जांच का आदेश हुआ था, जेल जाना पड़ा उसको, उस सबको उसने कहा मैं भूल गया हूँ, और आराम से देश में रहा। 1985 में उसकी मौत हो गई 61 साल की उम्र, और धर्म तेजा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी वो पैसे वसूल नहीं पाया। तो भारत का पहला क्रोनी कैपिटलिस्ट बिना अपना बकाया चुकाए, जो सरकार से लिया था उस पैसे से अपना खड़ा किया हुआ पूरा एम्पायर उसने चलाया, और बताया लोगों को कि अगर आप सत्ताधारियों के नज़दीक हों, करीबी हों, उनकी गुड बुक्स में हो, तो कैसे रातों रात अरबपति करोड़पति हो सकते हैं। यह है धर्म तेजा की कहानी, भारत के पहले क्रोनी कैपिटलिस्ट की। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।